नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामाते अजंता अदिति के साथ एपिसोड 8। वृक्ष के नीचे खड़ी वो नव युवती शायद वृक्ष से फल तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो भूमि से बार बार पत्थर उठाकर ऊपर वृक्ष की डाली की ओर तेजी से फेंक रही थी। उसे देखकर अजंता मुस्कुराने लगा। फिर वो धीरे धीरे उसके और अधिक समीप आ गया। समीप आकर जब उसने उस युवती को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। अपने समीप किसी के आने की आहट पाकर जब उस नव युवती की भी दृष्टि अजंता पर पड़ी तो वो भी अचानक अपने समकक्ष आयु के आकर्षक नवयुवक को देखकर आश्चर्यचकित रह गई एवं उसे निहारती रह गई। इसके बाद अजंता ने शीश उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उसे वृक्ष की डालियों पर आम के फल दिखाई दिए। आम के फल देखकर अजंता समझ गया कि वो नव युवती फल पाना चाहती है। फिर उसने फल तोड़ने के लिए शीघ्र ही अपने वस्त्रों में छिपाकर रखी कटार निकालनी चाहिए, परंतु अगले ही क्षण कुछ विचार करते हुए उसने कटार से फल तोड़ने का विचार त्याग दिया और नीचे भूमि पर पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और फल की ओर लक्ष्य साध कर दे मारा। अजंता के प्रथम प्रयास में ही आम का फल ऊंची डाल से टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। अजंता का सटीक लक्ष्य देखकर वो युवती अत्यधिक प्रभावित हुई। फिर अजंता ने भूमि पर पड़े आम के फल को उठाया और उसे अपने वस्त्रों से पोंछते हुए मुस्कुराकर उस युवती को दिया और साथ में अपना नाम भी बताया, अजंता। अजंता नाम सुनकर उस युवती ने फल लिया एवं कुछ क्षणों तक उसे देखती रह गई, मानो अजंता के बारे में उसे पहले से कुछ ज्ञात हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए अजंता को धन्यवाद कहा और धन्यवाद कहकर वो आगे बढ़ने लगी। बिना अपना नाम बताए उसको जाता हुआ देखकर अजंता ने कहा, वैसे आपका नाम जानने में कोई अपराध तो नहीं? ये सुनकर उस युवती ने आगे बढ़ते हुए कहा, बिना किसी कारण के अपरिचित व्यक्ति का नाम जानना गंभीर अपराध तो नहीं, परंतु ये आवश्यक भी नहीं। उस युवती का उत्तर सुनकर अजंता मुस्कुराया। उसने भी उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा, निसंदेह आपका कथन सत्य है, परंतु आप चाहें तो कोई अपरिचित परिचित भी हो सकता है। अजंता का उत्तर सुनकर वो नव युवती रुक गई और पीछे मुड़कर अजंता को देखने लगी। देखते हुए उसने पूछा, क्या ये आवश्यक है? ये प्रश्न सुनते ही अजंता भी उसके समीप आकर उस युवती की आंखों में देखने लगा। साधारण वस्त्रों में और बिना किसी आभूषण के वो अत्यधिक सुंदर दिख रही थी। उसे देखते हुए अजंता ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए पुनः कहा, मेरे विचार से अपरिचित से परिचित हो जाने में हमारा कोई अपराध नहीं, और जो कार्य अपराध ना होकर प्रेम उत्पन्न करे वो कार्य जीवन के लिए अति आवश्यक ही होता है। ये सुनकर वो नव युवती पुनः मुस्कुराई। तत्पश्चात उसने भी अजंता की आंखों में देखकर अपना नाम बताते हुए कहा, उर्वशी। नाम बताकर उर्वशी पुनः आगे बढ़ने लगी। उर्वशी नाम सुनते ही अजंता भी मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। अजंता को साथ चलते देख उर्वशी असहज नहीं हुई। उर्वशी के चेहरे के भाव पढ़कर अजंता ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, आपकी तरह ही आपका नाम भी अत्यधिक सुंदर है, परंतु आप यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? अजंता के पूछने पर उर्वशी ने उत्तर देते हुए कहा, ये जंगल मेरा घर है, परंतु आपको यहाँ प्रथम बार देखा है। आप कहाँ से हो? उर्वशी के पूछने पर अजंता ने उत्तर देते हुए कहा, मैं भी अपने मित्र के साथ यहाँ से गुजर रहा था, परंतु आपको देखा और लगा कि आपको सहायता की आवश्यकता है तो मैं ठहर गया। अजंता की बात सुनकर उर्वशी कुछ पल ठहरकर पुनः अजंता को देखने लगी। शायद वो अजंता के चेहरे को पढ़कर ये परखने का प्रयास करने लगी कि अजंता कहीं असत्य तो नहीं कह रहा, परंतु अजंता को देखते हुए वो फिर से मुस्कुराने लगी और आगे बढ़ने लगी। बिना कुछ कहे उर्वशी को आगे जाते हुए देखकर अजंता ने फिर से पूछते हुए कहा, तो आपने क्या विचार किया मुझे देखकर? अजंता के पूछने पर उर्वशी ने पीछे मुड़कर पुनः अजंता को देखा और फिर से बिना उत्तर दिए मुस्कुराते हुए आगे जाने लगी। निसंदेह उर्वशी चुप थी, परंतु उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। इन्हीं आंखों का संकेत पाकर अजंता मुस्कुराते हुए अपने अश्व की लगाम को हाथ में पकड़कर उर्वशी के साथ साथ चलने लगा। निसंदेह उर्वशी अजंता के हृदय में निवास कर गई थी।
उधर राजकुमार अजय जिसे ढूंढ रहे थे उसे पुनः देखकर अत्यधिक प्रसन्नचित्त होकर उसके समीप पहुंच गए। राजकुमार अजय को पुनः देखकर नवयुवती बिना कुछ कहे उन्हें देखती रह गई। राजकुमार अजय भी मौन धारण किए उसे देखे जा रहे थे। वो अत्यधिक साधारण वस्त्र धारण किए थी और सुंदरता बढ़ाने के लिए उसने किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रबंध भी नहीं किया था, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सुंदर थी। फिर राजकुमार अजय ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं अजय हूँ। अजय नाम सुनकर उस सुंदर युवती ने अति शीघ्र अपना मौन समाप्त करते हुए कहा, क्या आप अशोका भूमि के राजकुमार अजय हैं? ये प्रश्न सुनते ही राजकुमार अजय सोच में पड़ गए कि अब क्या उत्तर दिया जाए। क्या इस समय उसे सत्य बता देना चाहिए? परंतु सत्य बता दिया तो क्या वो मुझसे सहज होकर वार्तालाप कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वास्तविकता जानकर उसका व्यवहार बदल जाए। कुछ क्षणों तक इस प्रकार सोच विचारने के बाद राजकुमार अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं इस समय राजकुमार तो नहीं, परंतु आप अवश्य ही राजकुमारी प्रतीत हो रही हैं। ये सुनकर उस नवयुवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं राजकुमारी होती तो मेरे साथ कई सखियां होती, सेवक होते और मैं स्वयं नदी से जल भरकर ना ला रही होती। उसकी बात सुनकर राजकुमार अजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपका सादगी का आभास कराता हुआ व्यवहार भी तो हो सकता है, और जिस पर मैं मोहित हो चुका हूँ। मैंने कुछ क्षण पूर्व आपको नदी के किनारे देखा और आपसे प्रेम करने लगा। अति शीघ्र ही प्रेम करने की बात सुनकर वो युवती हंसने लगी। उसकी हंसी राजकुमार अजय के कानों में मधुर संगीत बनकर गूंजने लगी और वो मुस्कुराने लगा। उसके बाद उस युवती ने कहा, एक क्षण में देखकर ही होने वाले प्रेम की आयु बहुत कम होती है। कथन सत्य था, इसलिए राजकुमार अजय के हृदय को छू गया। इसलिए उन्होंने कहा, निसंदेह आपका कथन सत्य है, परंतु मैंने एक क्षण में ही आपके व्यवहार एवं स्वभाव के बारे में ज्ञात कर लिया है और मुझे स्वयं की परख पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार अजय का उत्तर सुनकर वो युवती अत्यधिक प्रभावित हुई और वो अजय को देखती रह गई। अजय को देखते हुए उसने पुनः मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम रत्ना है और मैं यहाँ से कुछ दूर अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहती हूँ, जहाँ मेरे साथ मेरी एक बाल सखी भी है। ये कहकर वो जाने लगी। आगे जाते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर राजकुमार अजय भी मुस्कुराने लगे और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगे। परंतु उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें पुकारा और क्षण भर में उनका मित्र अजंता उनके समीप आ गया। अजंता के साथ उर्वशी भी थी। उर्वशी को देखकर अजय ने अपने मित्र अजंता की ओर देखा। अजंता मुस्कुराने लगा। अजंता की मुस्कुराहट देखकर अजय सब कुछ समझ गए। फिर अजंता ने उर्वशी से कहा, उर्वशी, ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई जैसे। नाम है अजय। अजय नाम सुनकर और अजय की आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर राजसी तेज देखकर उर्वशी ने भी रत्ना की भांति प्रश्न पूछा, क्या आप अशोका साम्राज्य के राजकुमार अजय हैं? उर्वशी का प्रश्न सुनकर राजकुमार अजय को कुछ देर पहले कहे गए रत्ना के शब्द स्मरण हो गए। उन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्होंने उर्वशी को उत्तर देते हुए कहा, अगर मैं राजकुमार अजय होता तो मेरे साथ कई सैनिक और कई साथी होते। राजकुमार अजय का उत्तर सुनकर उर्वशी ने कहा, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ विशिष्ट जन इस संसार को समझने और इसमें स्वयं को स्थापित करने के लिए अपनी मूल पहचान छुपाकर राजमहलों से बाहर निकलते हैं, सामान्य जन की भांति भ्रमण करते हैं। उर्वशी का उत्तर सुनकर अजय और अजंता आश्चर्य से उसे देखते रह गए। फिर दोनों ने क्षण भर के लिए एक दूसरे की ओर भी देखा। उर्वशी ने सत्य ही तो कह दिया था, क्योंकि राजकुमार अजय भी तो अपने मित्र अजंता के साथ साम्राज्य को समझने के प्रयास में भेष बदलकर राजमहल से बाहर निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर अजंता ने इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करने के लिए अजय से पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या उससे कुछ बात हुई? अजंता के पूछने पर अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मित्र, अब तो उससे प्रेम हो गया है। ये कहते हुए अजय सामने की ओर रत्ना को देखने लगे, परंतु सामने देखते ही उन्हें रत्ना दिखाई नहीं दी। वे शीघ्रता से इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें रत्ना कहीं दिखाई नहीं दी तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ गई?
अजंता भी इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे भी कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों मित्र किसी को ढूंढ रहे हैं, ये देखकर उर्वशी ने पूछा, आप दोनों किसे ढूंढ रहे हो? उर्वशी के पूछने पर राजकुमार अजय ने कहा, रत्ना नाम बताया था उसने, अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई? रत्ना नाम सुनते ही उर्वशी ने कहा, ओह, तो आप रत्ना की बात कर रहे हैं? ये सुनते ही राजकुमार अजय ने अधीर होकर अतिशीघ्र उर्वशी से पूछा, क्या तुम रत्ना को जानती हो? अजय के पूछने पर उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो मेरी प्रिय और बाल सखी है। प्रिय बाल सखी होने की बात सुनकर राजकुमार अजय की अधीरता और बढ़ गई और उन्होंने अतिशीघ्र पूछा, क्या तुम मेरी रत्ना से पुनः भेंट कराने में सहायता कर सकती हो? ये सुनकर और अजय की उत्सुकता और अधीरता देखकर उर्वशी सारी बात समझ गई। समझते ही वो मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर राजकुमार अजय ने आंखों ही आंखों में अजंता से उर्वशी के माध्यम से रत्ना से पुनः भेंट कराने के लिए आग्रह कर दिया। अजंता अपने मित्र अजय का आग्रह क्षण भर में समझ गया। फिर उसने उर्वशी की ओर देखकर कहा, तो चले रत्ना के घर? अजंता की बात उर्वशी अब टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। ये सुनते ही राजकुमार अजय के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। अपने मित्र के चेहरे पर पुनः मुस्कुराहट देखकर अजंता भी मुस्कुराने लगा। तत्पश्चात तीनों लोग रत्ना के घर जाने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए राजकुमार अजय को रत्ना का ही चेहरा दिखाई दे रहा था एवं उसका मधुर स्वर उनके कानों में मधुर संगीत बनकर गूंज रहा था। सादगी एवं निश्चलता की प्रतिमूर्ति थी रत्ना, इसलिए उससे पुनः भेंट करने के लिए राजकुमार अजय अधीर हुए जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि राजकुमार अजय को रत्ना से प्रेम जो हो गया था, परंतु रत्ना के हृदय में भी तो अजय के लिए प्रेम होना चाहिए था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।